नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम टू सम्यक आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएसई मेंस 2024 का एथिक्स वाला पेपर, जिसको अपन जीएस 4 के नाम से जानते हैं। देखेंगे एथिक्स का पेपर कैसा था इस बार यूपीएससी सीएसई मेंस में, और किस तरह से हम बहुत ही बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। और बहुत सारी थीम्स ऐसी है जो लगातार रिपीट हुई है यूपीएससी के अंदर, वही हम देखते हैं। तो आप लोगों के सामने ये पेपर विजिबल है, और पेपर जो आपका चालू हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सभी लोगों को विजिबल होगा। सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम देखेंगे, क्या क्या डायमेंशंस हम वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, वहीं के सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस as a dependable source of input for administrative rational decision making is a debatable issue. Critically examine the statement from the ethical point of view. आप लोग देख रहे हो हर चीज में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही, इवन सैनिटेशन के अंदर भी। तो यहां पर क्वेश्चन आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके लिए हम सारी की सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्या ये डिबेटेबल इश्यू नहीं है? तो यहां पर यूपीएससी जानना चाहता है क्या क्या एथिकल इश्यूज है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ ही समय पहले नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक पेपर भी रिलीज किया था। तो सबसे पहले इसकी डायमेंशंस देखते हैं और कैसे कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। एथिकल इश्यूज का मतलब जहां पर आप ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे मशीन से, जहां पे डिस्क्रिशनरी पावर्स वगैरह है वो कम हो जाएगी और सारी की सारी पावर किसके पास चली जाएगी? टेक्नोलॉजी के पास। तो क्वेश्चन आएगा कि जहां पे टेक्नोलॉजी ओवरकम कर लेगी ह्यूमंस को, क्या होगा उस केस के अंदर? क्या वो भी उतनी ही कंपेशनेट हो पाएगी? क्या वो भी उतनी ही इंटीग्रिटी से काम कर पाएगी? तो इस क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के लिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहला यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो कि 2018 के अंदर नीति आयोग ने सबसे पहले रिलीज किया था नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जस्ट ये एक ब्रीफ है जहां पे एक इंस्टीट्यूशन का नाम आप लेकर आओगे कि सीज को लेकर गवर्नमेंट ने कैसे हाईलाइट किया था कि कैसे सिविल सर्वेंट को इनोवेटिव भी बनाना है, कैसे एक सिविल सर्वेंट को आप ब्यूरोक्रेट के साथ साथ टेक्नोक्रेट भी आप बनाओगे। तो ये जस्ट मैंने यहां पर स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन आता है कि जो मेन पार्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट बन गया है एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग को लेकर। तो हम जानते हैं कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे तो एक सिविल सर्वेंट कैसा बनेगा? एफिशिएंट बनेगा, मोर प्रोफेशनल बनेगा, जहां पे डिस्क्रिशनरी पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जो प्रमोट होगा वो क्या होगा? मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस प्रमोट होगी। तो पहली चीज, क्योंकि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना, आपको बताना है क्या और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करते हुए, तो हम क्या देख बोलेंगे इससे? इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो पहली चीज को रिलेट किया कि एआई क्या कर सकता है? वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल टैक्स असेसमेंट। आप सोचो टैक्स असेसमेंट में ह्यूमन या डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा से ज्यादा होती तो क्या होता था? करप्शन होता था, नेपोटिज्म होता था। और यहां पे आप रेफरेंस भी दे सकते हो कि इंडिया की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंक काफी लो है। आप देखोगे 2022 की तुलना में 2023 में जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आई, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने निकाली, तो हमारा स्कोर 40 से घट के 39 रह गया। हमारी रैंक भी बेसिकली डाउन चली गई। तो इसका मतलब क्या? इंडिया के अंदर करप्शन बढ़ रहा है। तो ये पहला बता सकते हैं। और दूसरा क्या होगा? इससे ह्यूमन बायसनेस घट जाएगी, क्योंकि आप क्या होगा, अपने चाहे तो लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब एआई है, टेक्नोलॉजी है, वो तो बायसनेस होगा ही नहीं। तो आप कैसे सिविल सर्वेंट की तरफ जा रहे हो, जिसको अपन बोलते हैं ना इम्पार्शियल या नॉन पार्टीशनशिप? तो ये क्या बना देगा? प्रिजुडिसेस वगैरह वो सारे के सारे मिनिमाइज कर देगा। तो आप किसी भी टाइप से पर्सनल होके डिसीजन ले ही नहीं सकते। आप इसको दिखा सकते हो, स्पेशली रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर भी ये सारी चीजें यूज हो रही है। फिर आप नेक्स्ट डायमेंशन चाहो तो आप दिखा सकते हो, फ्रॉड डिटेक्शन करने में इजी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसमें एक एथिकल डायमेंशन भी दिखाऊंगा। कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे, तो वहां पर अगर आप एज ए ह्यूमन सिविल सर्वेंट होकर काम करोगे तो आपका डिसीजन अलग होगा और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिसीजन अलग होगा। तो आप दिखा सकते हो, जैसे कि बहुत सारे में सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर
जैसे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, पीएम आवास योजना के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर काफी सारे फर्जी बेनिफिशियरी, जिनको बोलते हैं घोस्ट बेनिफिशियरी, देखने को मिले, उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो कि जब आपके पर्सनल इंटरेस्ट और बेसिकली आपके प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में होता है, तो ये सारी की सारी चीजों को रिजोल्व करने में मदद करेंगे। तो अभी मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्रिटिकली एग्जामिन, तो पॉजिटिव साइड दिखा रहा हूँ अभी सारी। ये कौन सी साइड है, पॉजिटिव साइड। आप देखोगे सिटीजन एंगेजमेंट बढ़ेगा, आज इतने सारे चैटबॉट्स आ चुके हैं, इतने सारा फीडबैक मैकेनिज्म आ चुका है, तो कैसी गवर्नेंस बना रहे, इंटरैक्टिव, दैट इज द सिटीजन ओरिएंटेड गवर्नेंस, जहां पे सिटीजन को मेन क्या माना गया है, फोकल पॉइंट। तो ये क्या बढ़ा देंगे, आपके एंगेजमेंट्स बनाने में मदद करेंगे, सारी की सारी क्वेरीज वगैरह को सोल्व करने में मदद करेंगे। तो आप सोचो हर एक चीज का यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन बेसिकली हमने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, हमारी टीम के द्वारा इसको काफी एनालिसिस के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। आप सोचो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि आजकल आप सोचो स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कहां से फ्लाईओवर बनना चाहिए, कहां पे ट्रैफिक का मूवमेंट अपन को कैसा रखना है, ठीक है, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। तो सारी किसकी मदद से कर रहे हैं, एआई और बिग डेटा, तो ये भी आपका मदद करेगा। ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने आपको बोला कि डिफिकल्ट हो जाएगा कि डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करना, तो ऑल दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट और एथिकल पॉइंट्स है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, सिटीजन सर्विस एंगेजमेंट, ये सारे वर्ड्स आपके आंसर के अंदर होने चाहिए जब अपना आंसर आप दिखा रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फेयरनेस वाला सिस्टम आ जाएगा। तो आप सोचो ये पॉजिटिव, इनमें से आप अगर 5 पॉइंट भी पॉजिटिव में 5 पॉइंट भी नेगेटिव में लिख लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स अपन ने दिखाने का ट्राई किया, ह्यूमन ऑटोनॉमी को भी रिलेट यहाँ पर कर सकते हो। नाउ अब आता है कि क्या मुद्दे आएंगे सर, क्वेश्चन आएगा ना कि क्या क्या इश्यूज आएंगे। आप लोगों को पता है सबसे बड़ा इश्यू है प्राइवेसी का इश्यू। आप लोग देखते हो हमारा डेटा आजकल सब जगह जा चुका है, हमारी प्राइवेसी रहेगी नहीं, क्योंकि हमारा पर्सनल डेटा हर एक प्लेटफॉर्म पे शेयर हो चुका है। और थोड़ी दिनों में हम क्या बन जाएंगे, हम स्लेव बन जाएंगे टेक्नोलॉजी के। हमको रूल कौन करेगा, टेक्नोलॉजी। और हम कैसे बन जाएंगे, हम बेसिकली काइंड ऑफ एक ऐसे पर्सन बन जाएंगे जो कंप्लीटली कंट्रोल्ड एंड कंप्लीटली रन बाय द क्या होंगे, टेक्नोलॉजी हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने आज देखा होगा डीप फेक्स बन रहे हैं, एआई पूरी तरह से आपके माइंड को कंट्रोल में ले चुकी है, आपकी चॉइसेस को। तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू आएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। सिटीजन्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का काफी ज्यादा मिसयूज हो सकता है डेटा ड्रिवन गवर्नेंस के अंदर, क्योंकि हमारे पास डेटा सेफ्टी को लेकर इतने अच्छे फीचर्स नहीं है। और आप देखोगे जब व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया, इंडिया इज ए साइबर वल्नरेबल कंट्री मानी जाती है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारी रैंक काफी पीछे है। तो उसके पीछे का रीजन है डेटा ड्रिवन गवर्नेंस के साथ साथ हमारे पास डेटा सिक्योरिटी लॉ की कमी है। दूसरा, जॉब डिस्प्लेसमेंट, आप गांधी जी की फिलोसफी से भी रिलेट कर सकते हो। गांधी जी किसमें बिलीव करते थे, गांधी जी बिलीव करते थे कि हमें बेसिकली मासेस से काम करवाना है, लोगों से काम करवाना है, मशीनों से नहीं। वी आर रन बाय द मासेस नॉट बाय द मशीन्स। और यहाँ पे क्या होगा, जॉब को डिस्प्लेसमेंट, और जो भी जॉब क्रिएट होगी वो कैसी क्रिएट होगी, स्किल्ड जॉब। यहाँ पे नॉर्मल लोग जॉब नहीं कर पाएंगे, मैनुअल लेबर आपका धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो आप ये भी दिखा सकते हो कि नई स्किल्स आपको लेनी पड़ेगी जॉब्स के लिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट यहाँ पर हो जाएगा। और आप देखोगे हमारे यहाँ पे 90% से ज्यादा कौन सा सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वो भी इश्यू आप दिखा सकते हो। फिर आप चाहो तो एल्गोरिथमिक वेलफेयर से रिलेट करते हो। आज इतने टाइप के साइबर वारफेयर हो गया, बायोलॉजिकल वारफेयर हो गया, इतने टाइप के एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरा का पूरा वर्ल्ड कैसा बन जाएगा, आप सोचो, जहां पे मैनिपुलेशन किया जा सकता है, आपकी सिविल लिबर्टी को इंपैक्ट किया जा सकता है, आपके अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। तो ध्यान रखना ये सारे इश्यूज आपके क्रिएट होंगे। डिसीजन मेकिंग के अंदर भी जब आप देखोगे, जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले अखबार के अंदर आया था, जो आपकी सेल्फ ड्रिवन कार है, जब ऐसी सिचुएशन में आ जाएगी कि उनको कम गलत डिसीजन चुनना होगा, तो वो कैसे चुनेगी, जो उनको एल्गोरिथम प्रोवाइड किया होगा, जो उनकी कोडिंग की गई होगी। हम तो क्या करते हैं, हम ट्राई करेंगे कि लॉस को मिनिमाइज हो। उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, अंदर जो बैठे हुए लोगों की सेफ्टी, चाहे उसके लिए उनको बाहर वाले लोगों की जान लेना पड़े। तो ये कुछ दिनों पहले डिस्कशन चल रहा था, ऑटोमेटेड जो एआई इनेबल्ड कार है उनको लेके भी आप दिखा सकते हो। अब लास्ट में आता है कि कैसे बैलेंस करें, तो उसको भी नीचे बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है कि 193 कंट्रीज ने बेसिकली यहाँ पे फाइनलाइज किया है कि कुछ बेसिकली एथिकल प्रिंसिपल्स होनी चाहिए, ताकि अपन क्या कर सके, एआई को एक एथिकल स्टैंडर्ड्स के थ्रू रिलेट कर सके। जैसे सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है, यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली ही डिजिटल डेटा ड्रिवन एक एक्ट पास किया है, जहां पे ऑडिटिंग मैकेनिज्म भी है, जहां पे एल्गोरिथम को कंट्रोल करने के मैकेनिज्म्स भी, वो सारे मैकेनिज्म्स आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो लास्ट में आपको दिखाना पड़ेगा कि हम
कैसे बैलेंस करे ह्यूमन और मशीन्स का इंटरसेक्शन और उसको एथिकल बना दे, ताकि वो कैसा हो, वो आपके लिए फेयर हो, ठीक है, वो आपके लिए कैसा हो, जहां पे बायसनेस ना हो, जहां पे आपको क्या मिले, जस्टिस मिले, ना कि ऐसा ना हो कि वो प्रोपोर्शनेट जस्टिस बन जाए, कुछ लोगों को तो मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको बताते हुए इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पे यूपीएससी ने रिलेट किया आपके एआई या टेक्नोलॉजी को विद द इंटरसेक्शन ऑफ ह्यूमन इंटरफेस। तो ये आप इसीलिए यहां पर दिखा सकते हो, उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे बैकग्राउंड में है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। धीरे धीरे हम डेली आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, ताकि आपको सिखाने को मिलेगा कि कहां से स्टार्ट करना है, कौन से पॉइंट पॉजिटिव में जाएंगे, कौन से पॉइंट नेगेटिव में जाएंगे, और कंक्लूजन में दोनों को साथ में लाके इंटरसेक्शन पे हमें खत्म करना है कि हमें एआई और ह्यूमन इंटरसेक्शन को कैसे फेयर, कैसे इक्वल, कैसे जस्टिशिएबल हम बना सके और दोनों को बैलेंस हम कर सके। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जहां पे बात की जा रही है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे, इस क्वेश्चन के अंदर बात की गई है एथिक्स एनकम्पासेस सेवरल की डायमेंशंस दैट आर क्रूशियल इन गाइडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइज। और ध्यान रखना, इस बार क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े पूछे गए, तो बड़े बड़े पूछ कर डरना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन भले ही बड़े बड़े हैं बट मीनिंग बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एथिक्स के अंदर बहुत सारे की डायमेंशन होते हैं जो क्रूशियल है, जो इंडिविजुअल को गाइड करते हैं और हमें एक मोरली रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर को शेप करने में मदद करते हैं। मतलब हमें क्या बना रहे हैं, एक जस्ट मैन बना रहे हैं, हम एक रेस्पॉन्सिबल हैं, हम मोरल है, हमारे बिहेवियर को शेप कर रहे हैं। जैसे गांधी जी ने बोला था ना कि वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स, व्हाट वी थिंक वी बिकम्स। तो आप यहां देखो, एक्सप्लेन द की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शंस, कि जो ह्यूमन एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, और डिस्कस हाउ दीज डायमेंशंस शेप एथिकल डिसीजन मेकिंग इन द प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में डिमांड क्या है, इस क्वेश्चन की पहली डिमांड है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि वो कौन से की डायमेंशन है एथिक्स के जो आपके ह्यूमन एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज, कॉन्शियंस कैसे इन्फ्लुएंस करता है, आपकी फैमिली वैल्यू कैसे इन्फ्लुएंस करती है, आपकी रिलीजियस वैल्यू कैसे इन्फ्लुएंस करती है, सोसाइटल वैल्यू कैसे इन्फ्लुएंस करती है, आपके स्कूल्स जो भी आपके इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड चीज आपको यहां पे डिस्कस करना है कि जो डायमेंशन है ये कैसे आपको एथिकल डिसीजन लेने में मदद करती है। जो जितनी भी डायमेंशन आप दिखाओगे ये कैसे आपको एथिकल डिसीजन लेने में मदद करती है, जब आप कहां पर होते हो, अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में होते हो। भाई जो आपने सीखा उसको आप अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ये क्वेश्चन की मेन डिमांड है। एग्जामिनर ने बोल दिया एथिक्स हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है, बहुत सारी वैल्यू सिखाती है जो हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं और हमारे मोरल कंडक्ट को शेप करते हैं। अब ये शेप करने के बाद क्वेश्चन ये है, पहले तो कौन कौन सी चीजें हैं और वो कैसे आपके प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में मदद करती है। देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। देखो, अब यहां पर जब आप आंसर कर रहे हो तो एथिकल वर्ड्स में आंसर करना है, आपको बहुत सारे थिंकर्स का यूज करना है, अलग अलग फिलोसफीज का यूज करना है, अलग अलग डायमेंशन और स्टेक होल्डर्स का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं कि एथिक्स के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जो हमारे मोरल बिहेवियर को वो ड्रिवन करते हैं। जैसे पहला लिखा है वैल्यू एंड वर्च्यूज, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, बहुत सारे वर्च्यूज होते हैं। जैसे आप सोचो, सोक्रेट्स बोलता है नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू मतलब नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा गुण है, और नॉलेज से ही बेसिकली आपको क्या मिलेगा, नॉलेज से ही हमारी सोल जो बनेगी वो जस्ट बनेगी, जस्ट का मतलब एथिकल बनेगी, फेयर बनेगी, ठीक है। और जस्ट सोल से ही प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, जस्ट मैन, और जस्ट मैन से जस्ट सोसाइटी, और जस्ट सोसाइटी से जस्ट स्टेट। ये कौन बोल देगा, प्लेटो बोल देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यूज है, कुछ वर्च्यूज है। तो पहले आप रिलेट कर दो कि एक वो चीज कि आपकी जो एथिक्स है वो आपके कैरेक्टर को शेप करती है। जैसे मैंने आपको बोला, गांधी जी क्या बोलेंगे, आपका सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए किसमें, वोट वी थिंक जो हम सोचते हैं, वोट वी स्पीक जो हम बोलते हैं, और वोट वी डू जो हम करते हैं। इन तीनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो गया तो आप कैसे बन जाओगे, आप इंटीग्रिटी आ जाएगी आपके पास, आप ऑलरेडी ऑनेस्ट बन जाओगे, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा आपका। तो इसको आप कैसे दिखा दोगे, इसको आप दिखा दोगे कि बहुत सारे वैल्यूज और वर्च्यूज है। इसमें अलग अलग एग्जांपल ले लो, सोक्रेट्स का ले लीजिए, प्लेटो का ले लीजिए, एरिस्टोटल का ले लीजिए। फिर इससे क्या होता है, आपको बहुत सारी एथिकल वैल्यू, जैसे मैंने इंटीग्रिटी के बारे में बात की, ऑनेस्टी, फेयरनेस, ये सब आपको मिल जाएगी। कुछ एग्जांपल्स आप लेकर दिखा दीजिए, जैसे नीचे एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। कई सारे डॉक्टर्स थे जिन्होंने एक्सेप्शनल करेज दिखाया ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, और दिखाई कि कैसे उनकी जो कोर एथिकल वैल्यूज है वो शेप करती है एक अच्छा बिहेवियर बनाने में और टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर। क्योंकि आपका जितना वैल्यू और वर्च्यू स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके लिए क्या होगा, वही विवेकानंद का कोट आ जाएगा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज टू
द सर्विस टू द गॉड। तो पहली चीज क्या दिखा दी कि हमारे बिहेवियर को शेप करने के लिए क्या हेल्प करती है, वैल्यूज और वर्च्यूज, जो कहाँ से मिलती हो सकता है फैमिली से मिली हो सकता है ये स्कूल से मिली हो सकता है ये आपके अदर इंस्टीट्यूशन से या सोसाइटी ने आपको प्रोवाइड की हो। तो डियर आर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो आपको अलग अलग जगह से मिलेगी। सेकेंड, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो। उसके बाद आपको बहुत सारी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस सिखाती है डिओन्टोलॉजी। आप लोगों को पता है इमानुएल कांट से भी रिलेट कर सकते हो। डिओन्टोलॉजी का मतलब हो गया, जिसको भगवत गीता से भी रिलेट किया जा सकता है, कि हमें क्या सीखने को मिला, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमारी ड्यूटीज करनी है विदाउट थिंकिंग अबाउट द आउटकम्स। ठीक है, तो ये क्या सिखाता है हमें डिओन्टोलॉजी, डिओन्टोलॉजी सिखाता है ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। ठीक है, हमें एम्फेसाइज करना है हमारी ड्यूटी पे, हमारी सर्विस पे, हमारा डिवोशन होना चाहिए टुवर्ड्स द ड्यूटी। ये हमको कैसा सिविल सर्वेंट बनाता है, इससे ही आपको इंटीग्रिटी भी मिल जाएगी और इससे ही बेसिकली एक इंपार्शियल सिविल सर्वेंट भी बनोगे, जो रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचेगा, जो सोचेगा अपने प्योर एक्शंस के बारे में। इसी को रिलेट कर सकते हो गांधीयन एंड्स एंड मीन्स से, तो यहाँ पे रिलेट भी किया हुआ है। इससे बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, इमैनुअल कांट से आप रिलेट कर सकते हो। और आप सोचो इससे क्या होगा, प्रोफेशनल स्पेयर में आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हट जाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं कि आपने बेसिकली इतनी सारी वैल्यूज है, तो जब भी आपको कोई पॉलिसी बना रहे होंगे तो आप गांधी जी की तरह सोचोगे। गांधी जी क्या बोलेंगे कि जब भी कोई चीज बना रहे हैं या कोई भी हम डिलेमा में है, तो हमें क्या सोचना है कि हमारे द्वारा बनाई गई पॉलिसी किसका वेलफेयर कर दे। अगर लास्ट माइल पर बैठे हुए पर्सन का, मतलब जो सबसे गरीब से गरीब पर्सन है, अगर उसका भी वेलफेयर कर देगी जो हमने पॉलिसी बनाई है, तो हमारी पॉलिसी क्या है, 100% जस्टिफाइड है। आप बेसिकली अगर ये सोच के करोगे तो आपके सारे डिलेमास, आपके सारे कॉन्फ्लिक्ट वहां पर हट जाएंगे कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं उससे बेसिकली अगर लास्ट माइल तक बेनिफिट पहुंच रहा है, देन आई एम डूइंग गुड। तो इस तरह से आप रिलेट करके यहां पर दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसको अलग अलग तरीके से रिलेट कर सकते हो। यूटिलिटेरियनिज्म से, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम हैप्पीनेस से भी रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख के दिए गए हैं। ये सारे पॉइंट्स बेसिकली बनाए गए हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें मदद करती है और उनको प्रोफेशनल कैपेसिटी में कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं, नीचे लिखी भी गई है प्रोफेशनल कैपेसिटी में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सारी चीजों को, वो यहाँ पे बेसिकली पूरा हमने बनाकर दिया है। ये पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, जिसको आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आई थिंक वो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं जो एथिक्स में हमें बनाने में मदद करती है और कैसे प्रोफेशनल कैपेसिटी में यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इट इज नॉट एनफ टू टॉक अबाउट पीस। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो रशिया यूक्रेन चल रहा है, हमास इजराइल चल रहा है, ईरान इजराइल चल रहा है, वॉर ही वॉर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, न्यूक्लियर राइवलरी चल रही है। ठीक है, इधर बेसिकली आप देखोगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टेस्ट होते जा रहे हैं। तो देयर आर काइंड ऑफ सिचुएशन कैसी हो चुकी है, पूरा वर्ल्ड कैसा हो चुका है, जहां पे हर पर्सन, हर एक एक्टर दूसरे एक्टर के साथ किसमें है, वॉर में है। इट्स अ काइंड ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है, जो कभी थॉमस हॉब्स बताकर गए थे। तो क्वेश्चन ने बोला कि सिर्फ बोलने से, बातें करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट एनफ टू टॉक अबाउट पीस। ठीक है, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस पीस में बिलीव भी करना पड़ेगा, और बिलीव करने से भी कुछ नहीं होगा, हमें उसको पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक्ट भी करना पड़ेगा। और यही नीचे पूछा, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट मेजर वेपन इंडस्ट्रीज। आप लोगों ने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर में फायदा कौन उठा रहा था, जो अपने हथियार बेस्ड डेवलप्ड कंट्रीज को क्या मजा आ रहा था, वो अपने आर्म्स सेल करते जा रहे थे, अपने प्रॉफिट उठाए जा रहे थे। तो उनको मतलब था प्रॉफिट ओवर द पीपल। उनको इतने इनोसेंट लोगों की जाने जा रही थी उससे मतलब नहीं था, उनको मतलब था प्रॉफिट सेंट्रिक मैकेनिज्म से, मतलब प्रॉफिट ओवर द पीपल से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द मेजर वेपन इंडस्ट्रीज ऑफ द डेवलप्ड नेशन आर एडवर्सली इन्फ्लुएंसिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द नंबर ऑफ वॉर्स फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अब उनको पता है कि जितना लंबा वॉर चलेगा उतना उनके ज्यादा हथियार बिकेंगे, और हथियार बिकेंगे तो उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो वो किस पे चल रहे थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। एथिक्स में क्या होता है, पीपल ओवर द प्रॉफिट, नॉट द प्रॉफिट ओवर द पीपल। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना था कि क्या एथिकल कंसिडरेशंस हैं। जो अब आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही पूछ दिया। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करें, क्वेश्चन बहुत छोटा है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, ये तो बता दिया, ये तो कोटेशन दे दिया। नीचे उन्होंने पूछा, क्वेश्चन यहां से चालू होता है, व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशन ऑफ द पावरफुल नेशंस। वो पावरफुल नेशंस की एथिकल कंसिडरेशन क्या है, जो बेसिकली इंटरनेशनल एरिना में क्या कर रहे हैं, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने की जगह उनको क्या कर रहे हैं, एस्केलेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां से चालू होता है, व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ द पावरफुल नेशंस
इन टूडेज इनहेरेंट एरिना टू स्टॉप कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, और हमें क्या क्या करना चाहिए रादर देन ये एस्केलेट ना करते हुए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, रोल ऑफ एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया। और ये क्वेश्चन पूछने का रीजन था पूरा वर्ल्ड बेसिकली किस में चल रहा है, वॉर के अंदर। तो आज का ये क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मैंने यहीं से स्टार्ट किया जहां पे ऑनगोइंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हमास हो, और अभी आप देख ही रहे हो जैसे कि इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है। ये सारी की सारी क्या दिखा रही है, ये एट्रोसिटीज दिखा रही है टू द ह्यूमैनिटी पर, जहां पे इतने सारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। उसके अलावा आप देखो यूएनएससी का भी फेलियर है कि वो पीस नहीं ला पा रही। इवन यूएनएससी के खुद यूएन पीस कीपर्स पे क्या हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, कोंगो में यूएन पीस कीपर्स मारे जा रहे हैं। ये सब चीज भी क्या है, ये दिखा रही है रियलिटी कि किस तरह से पीस की जगह हम किसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वॉर है, मिलिट्री कू चल रहे हैं पूरे अफ्रीका के अंदर, वुमेन एंड ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये तो सारी क्या थी, भूमिका थी कि व्हाट गोइंग ऑन, क्या चल रहा है और कैसे डेवलप्ड नेशन इसमें अपना फायदा उठा रहे हैं, अपनी रोटी सेकते जा रहे हैं। तो अब यहां पर देखोगे नीचे यहां पर दिखाया है कि क्या क्या यहां पर किए जा सकते हैं, जैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बेसिकली लीगल और एथिकल कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, टेररिस्ट फंडिंग कर रहे हैं, इधर से उधर पूरा का पूरा फंड जा रहा है, वो भी पूरा का यहाँ। सेकेंड है इग्नोरेंस ऑफ डिस्टिंक्शन प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिक्वायर्स ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्पिटेंट्स एंड नॉन कॉम्पिटेंट्स, ये भी डिस्टिंक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिविलियंस को विक्टिम बनाया जा रहा है, अनइंटेंडेड विक्टिम्स वो बनते जा रहे हैं, और बेसिकली पूरा का पूरा इंडस्ट्री कैसा बनता जा रहा है, मास डिस्ट्रक्शन का इंडस्ट्री बनता जा रहा है, वो भी यहां पर दिखाया गया है। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का आप दिखा सकते हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल वॉरफेयर वगैरह बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल गवर्नेंस काफी लिमिटेड है, यूएन का फेलियर हो रहा है, ठीक है, ट्रीटीज को बेसिकली क्या किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है, ये एक पॉइंट आप यहां पर दे सकते हो। फिर अब बताओ क्या क्या एथिकल कंसिडरेशन है, एथिकल कंसिडरेशन ये है, वो तो बताया कि क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन ये है हर एक एक्टर की ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सब चीजों पे लेके ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से काम करे। तो आप देखो पावरफुल नेशंस के ऊपर ये मॉरल एब्लिकेशन है कि वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से काम करे, उन इनोसेंट लोगों की जान बचाए, पूरे वर्ल्ड को पीसफुल प्लेस बनाए। जैसे G7 ने डिक्लेरेशन किया हिरोशिमा डिक्लेरेशन के अंदर कि हमें न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, तो वो क्या दिखाता है, ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हर एक इंटरनेशनल एक्टर को लेनी पड़ेगी, उनको प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज नहीं करते हुए पीपल को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ये दिखा सकते हो आप। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप दिखा सकते हो यहाँ पे, सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस ग्लोबल गुड में उनको अपना इंटरेस्ट छोड़ के किस पे जाना चाहिए, ग्लोबल गुड पे जाना चाहिए, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर। इंडिया का एग्जांपल दिखा दो कि इंडिया इमर्ज हो रहा है एज ए मीडिएटर, इंडिया के जो स्टेटमेंट्स है, न्यू पंसील के एग्जाम्पल दे सकते हो, ओल्ड पंसील के एग्जाम्पल दे सकते हो, हमारे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के थोड़े से एग्जाम्पल आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन एफर्ट्स में जैसे कि बहुत सारे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे इंडिया का मैंने एग्जांपल दे दिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएनपीके के अंदर, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को ध्यान रखना, सब में एथिकल वर्ड्स आ रहे हैं, ये सारे ध्यान रखना, इसको जीएस की तरह नहीं लिखना, हर एक आंसर में यू हैव टू यूज द एथिकल कीवर्ड्स जो आपको यहाँ पर यूज करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे रूट कॉजेज वगैरह हो गए, तो इस पीडीएफ के अंदर हमने पूरा बना के दिया है। तो आज मैं यहीं तक डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार यहाँ तक के सारे क्वेश्चन सोच के आना है, बड़े बड़े क्वेश्चन से बिल्कुल घबराना नहीं है। एथिक्स का पार्ट है, बहुत ईजी होता है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और कैसे एथिकल प्रिंसिपल्स को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस।